स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ALD स्टडी में। अभी थोड़ी देर पहले लाइव आ रहे थे और फिर क्या हुआ, लाइव चल ही नहीं पाया। क्योंकि हम लोगों का लाइव का फुल वर्जन नहीं है, इसीलिए 1000 सब्सक्राइबर जब होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव भी कभी कभी पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तक हम लोगों ने बात कर ली थी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। किसकी बात कर ली थी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो आज देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके पहले आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कंडीशन ये किससे जाएगी, सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी। मान लो ये क्या है हमारा सघन माध्यम, ये क्या है विरल। जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन इस प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित भी हो जाएगा। अब ये माध्यम सघन माध्यम में, सघन माध्यम के अंदर ही क्या हो रहा है, प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित भी हो रहा है। तो ये जो कुछ भाग के परावर्तन होने की जो घटना है जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक परावर्तन। इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसे बोले थे क्रांतिक कोण। क्या पढ़े थे? क्रांतिक कोण। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किससे, सघन माध्यम से किस में जाती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल में, तो क्या हो जाती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये वाला कोण क्या है, एंगल आर। ये वाला कोण क्या है, एंगल आई। ठीक है ना, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। जब यहाँ पे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कोण मिलेगा आर का जो कि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो इस प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो आपतन कोण है ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा, जिसे हम लोग IC से लिख रहे हैं। कहाँ कहाँ पे CV लिखा होता है, IC की जगह C, लेकिन ये तो हमारी बोलने वाली बात होगी। ठीक है ना। और हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं अपने क्रांतिक कोण को। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में समझना पड़ेगा कि जब हमारा आपतन कोण का मान, जब हमारा आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें। जो पहली शर्त है वो क्या थी हमारी, कि प्रकाश सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण का मान वो क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्रांतिक कोण है, क्रांति कोण नहीं है, इतना तो समझते हो। ठीक है ना। कैसे, देखो कैसे, जब कोई प्रकाश की किरण, पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम कैसा है, विरल है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ये जो कोण है ये किससे ज्यादा है, ये IC से क्या है, ज्यादा है। ये IC से क्या है, ज्यादा है, यानी जो आपतन कोण है वो ग्रेटर देन है। आपतन कोण जो ग्रेटर देन है किससे, IC से, यानी क्रांतिक कोण से अधिक है। अब जब तक क्रांतिक कोण था तब तक प्रकाश का अपवर्तन का कोण कितना हो रहा था, 90 डिग्री। लेकिन अब क्या हो जाएगा, प्रकाश इस प्रकार जंप कर जाएगा। लेकिन अब इस प्रकार जंप नहीं करेगा कि जो आंतरिक परावर्तन के पहले आंतरिक परावर्तन हो रहा था उसमें कुछ प्रकाश का अंश पहले से ही परावर्तित हो रहा था और कुछ भाग क्या हो रहा था, अपवर्तित हो रहा था। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ अंश अलग तरीके का कोण बनाएगा, कुछ अंश अलग तरीके का, नहीं।
संपूर्ण प्रकाश फिर क्या करेगा, प्रकाश के परावर्तन की तरह बिहेव करेगा। ऐसा लगेगा कि ये कोई चिकनी सतह है, प्रकाश आ रहा है और टकरा करके उसी कोण पे चला जा रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के सारे नियमों का पालन करेगा संपूर्ण प्रकाश, ना कि उसका कुछ अंश। ये बात क्लियर रहनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के यूज क्या है। यूज के पहले थोड़ा सा जान लो कि कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उदाहरण देख लो, क्या देख लो, उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण देखो, जब भी तुम देखते हो अपने गर्मी के दिनों में या कहीं कहीं पे रेगिस्तान में या कहीं पे क्या होता है हमारा ठंडे प्रदेशों में, हमें कुछ मृग तृष्णा हो जाती है। मृग तृष्णा क्या होता है, दृष्टि भ्रम हो जाता है। अब दृष्टि भ्रम ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारी कोई मेंटली कंडीशन क्या होती है, खराब होती है, नहीं। ये क्या है, एक ऑप्टिक्स की घटना है, प्रकाश की एक घटना है, जिसमें तुम्हें गर्मी के दिनों में रोड पे देखे होगे कि कुछ दूरी पे तुम्हें क्या दिखाई देता है, जैसे लगता है जैसे क्या है, रोड गीला गीला है। या कभी कभी जब तुम रेगिस्तान में फंसे होते हो तो कहीं कहीं पे तुम्हें लगता है कि तालाब की तरह आगे चल के बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। हकीकत में जब वहाँ पहुँचते हो तो पानी नहीं मिलता है। ये तुम्हारी प्यास के कारण नहीं होता कि तुम्हें खूब प्यास लगी है और तुम्हें लग रहा है कि आगे पानी मिलेगा, इसलिए क्या लग रहा है कि पानी है, नहीं। अगर तुम अपने साथ एक ड्रम लेके भी चलोगे पानी का, तब भी तुम्हें वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा मेंटली भ्रम नहीं है, ये प्रकाश की एक घटना है और उसके कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है। और जो कि घटना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित है। कुछ इसमें भाग, कुछ इसमें अपवर्तन का भी हिस्सा है और कुछ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी भाग है। तो देख लो, सबसे पहला उदाहरण क्या है हमारा, क्या है, मरीचिका का होना। किसका होना, मरीचिका का होना। या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो, गर्मी के दिनों में, किसके दिनों में, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में मरीचिका का होना। मरीचिका क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जब तुम अपने पानी में तुम कोई टेस्ट ट्यूब चलाते हो, टेस्ट ट्यूब को अंदर डाल देते हो और फिर देखते हो तो वो टेस्ट ट्यूब कैसा दिखाई देता है, तुम्हें चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है वो कैसा है, वो हमारा बना हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हवा होगी तो कैसा, विरल माध्यम है, और कांच कैसा है, सघन माध्यम है। तो वहाँ पे जो प्रकाश होगा सघन से विरल में जब प्रवेश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लौट करके आ जाएगा। जैसे ऐसे समझो, ये क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। और इस प्रकार कोई क्या है, टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब की क्या है, एजेस है कांच की। अब जब कोई व्यक्ति यहाँ से आँख से देखेगा, क्या देखेगा, यहाँ से देखेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सघन है। अब ये कांच क्या है, सघन है, और कांच से इधर क्या है, विरल माध्यम है। तो इधर से क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और प्रकाश लौट जाएगा। तो ये एजेस हमें क्या दिखेंगी, चमकती हुई प्रतीत होगी। तो क्या लिख लो, पानी के अंदर यानी जल के अंदर टेस्ट ट्यूब को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिनालिका। यानी हाँ, टेस्ट पानी के अंदर परिनालिका का चमकना। अब परिनालिका कांच की ही होगी तभी चमकेगा, चमकना। तीसरा देख लो, जब तुम्हारे घर में कोई कांच लगे होंगे, कांच में क्या हो जाती है, दरार हो जाती है, तो वो दरार भी चमकने लगती है। वहाँ भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। चौथा देखो, चौथा क्या होगा, जब तुम देखते हो हवा में क्या है, पानी के बुलबुले, हवा में पानी के बुलबुलों का चमकना, पानी के बुलबुलों का चमकना। सब क्या है, चमक के ऊपर आदत है, और तुम लोग भी आगे चल के क्या होगे, चमकोगे। ठीक है ना। तो प्रकाश है तो प्रकाश तो चमकेगा, तो सारी चीज़ें क्या है, चमकना है। 3-4 हमारे उदाहरण हो गए जहाँ पे हम देख करके किसका अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है।
चारों तरफ चीज़ों को देख करके हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रकाश की कौन सी घटना लग रही है। जब तुम देखोगे गर्मी के दिनों में तो पानी आगे गिर रहा होगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे जब बस में तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहे होंगे और वो देखेंगे, कहेंगे पापा देखो आगे पानी डला है, और जब वहाँ बस पहुँचेगी वहाँ पे पानी नहीं होगा तो उन्हें को लगेगा जादू है। तो तुम्हारा ये फ़र्ज बनेगा फिजिक्स के दृष्टिकोण से उसको समझाना कि बेटा ये पानी नहीं है, ये क्या है, प्रकाश की ये घटना है। क्या है, अब समझाना ना समझाना ये तभी समझा पाओगे जब तुम खुद समझ जाओगे, और नहीं समझोगे तो अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाओगे। सीधी सी बात है। क्लियर है ये वाली बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है यूजेस, यानी प्रकाश पूर्ण, देखो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का औद्योगिक उपयोग। क्या? औद्योगिक उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का औद्योगिक उपयोग कैसे? जैसे देखो ये है कोई प्रिज्म, ये क्या है, कोई प्रिज्म है। अब यहां से कोई प्रकाश इस प्रकार प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार प्रवेश कर रहा है, ऐसे टकराएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब ये कितना कोण है, 90 डिग्री है। यहाँ पे एक क्या होगा, कोई अवलंब खींच देंगे, ये 45 डिग्री बनाएगा और ये क्या बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। कैसे? जब कोई प्रकाश को हमें 90 डिग्री के कोण पे मोड़ना होगा, जब किसी प्रकाश को हमें 90 डिग्री के कोण पे मोड़ना होगा तो वहां पे किसका यूज करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसी प्रकार देखो, अगर हमें किसी प्रकाश को 180 डिग्री के कोण पे मोड़ना है, अभी समझ में आएगी बात। ऐसे प्रकाश गया, ऐसे गया और ऐसे मुड़ के आ गया। देखो ये भी 90 पे मुड़ रहा है, यहाँ भी 90, 90 90 मिलकर कितना होता है, 180, और हमारा प्रकाश 180 डिग्री पे मुड़ गया। क्यों? क्योंकि जब इस कांच का ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म, कांच का एक गुटके जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। अब कांच सघन माध्यम में, बाहर क्या होगी, वायु होगी। अगर इस कांच का क्रांतिक कोण 45 डिग्री से कम हुआ तो यहाँ पे जो आपतन कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 45 हुआ। तो इस कांच का अगर क्रांतिक कोण क्या है, 45 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान कितना है, 45 है। और घटना यानी कंडीशन क्या है, प्रकाश को सघन से विरण में जाना चाहिए। अब यहाँ तो अपवर्तन हुआ है, देखो ये प्रकाश यहाँ से यहाँ तो मुड़ी है, लेकिन यहाँ इधर नहीं निकली। क्यों? क्योंकि ये जो 45 डिग्री है इससे कम क्या है, क्रांतिक कोण का मान है। ठीक है। अब कहोगे सर इसका प्रौद्योगिक उपयोग क्या है? इसका बहुत बड़ा उपयोग है। बहुत जगह तुमने देखा होगा कांच के मंदिर बने होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या एक मैजिक टाइप का होता है कि कोई चित्र यहाँ दिख रहा है, कोई वहाँ भी दिख रहा है, कोई वहाँ भी दिख रहा है। ये सब घटनाएं किस पे होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तुम अपने दृश्य प्रकाश को, अपने छवि को, अपने फोटोज को, अपनी दृश्य मेमोरीज को क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो बिना किसी एनर्जी लेस के। क्यों? क्योंकि ऊर्जा क्या है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और तुमने किसी सिग्नल, किसी फोटो को एक साथ भेजा। कैसे भेजा? एक साथ भेजा। अब यहाँ से वहाँ तक जाने में और उसको वहाँ से मोड़ के दूसरी जगह ले जाना है तो तुम्हें वहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्यों सर? क्योंकि अगर प्रकाश थोड़ा भी इधर उधर मुड़ गया, कुछ प्रकाश इधर चला गया, कुछ प्रकाश उधर फैल गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश अगर सतहों से टकराया तो फिर वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसीलिए उसको फैलने से रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज करेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, किसी प्रकाश को 45 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री पे मोड़ने के लिए क्या इसको यूज करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यूज करते हैं। तो पहला तो औद्योगिक उपयोग लिख लो, प्रिज्म के द्वारा, क्या लिखोगे, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ना क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक औद्योगिक उपयोग होगा। ये दोनों डायग्राम भी बना लेने हैं। उसके बाद हम लोग जो हमारा मेन क्या है औद्योगिक उपयोग है उसको देखेंगे। सेकंड, प्रकाशिक तंतु
प्रकाशिक तंतु में। क्या सर प्रकाशिक तंतु बनाने में पूर्ण आंतरिक? नहीं, प्रकाशिक तंतु में जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। कैसे होती है देखो समझो। कोई एक ऑप्टिकल वायर होती है जिसे हम लोग प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, यहाँ पे कांच भरा होता है। यहाँ पे क्या भरा होता है? कांच। ये पूरा क्या भरा है? कांच भरा है। और इधर और इधर, इधर और इधर क्या होता है? कांच से कम अपवर्तनांक वाला पदार्थ भरा होता है। किससे कम? कांच से कम अपवर्तनांक वाला पदार्थ। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो इस प्रकार कोई एक वायर का क्या है, अनुप्रस्थ काट लोगे तो ये कांच है और ये क्या है तुम्हारा, उससे कम अपवर्तनांक वाला पदार्थ। अगर कांच का अपवर्तनांक N2 है तो इसका क्या होगा? N1 होगा। तो जो N2 है वो क्या है? ग्रेटर देन है N1। कहोगे सर ऐसे कैसे, वो कांच कैसे वहाँ पर रुक पाएगा? वो कंपनी जो वायर बना रही है उनके ऊपर डिपेंड है वो कैसे उसका निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो क्या है मेन उद्देश्य, अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझना। तो देखो अब समझते हैं हम लोग। इस प्रकार तुम्हारा क्या है, कोई प्रकाशिक तंतु है। अब यहां से क्या किया, कोई प्रकाश की किरण ने यहाँ पे प्रवेश किया। क्या किया? प्रवेश किया। तो यहाँ से तो अपवर्तन हो जाएगा। जैसे अपवर्तन हुआ, ए वाला कोण क्या होगा? ए वाला कोण क्या होगा? हमारा आपतन कोण होगा। अब इधर से इधर प्रकाश ना जाए, इधर प्रकाश ना जाए, इसके लिए चाहिए कि ये जो आपतन कोण है ये क्या हो, हमारे क्रांतिक कोण से क्या हो? ज़्यादा हो। अब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश इस प्रकार चला जाएगा। अब जब एक एंगल को ही फिक्स करना है, बाकी सब अपने आप ही फिक्स होकर के इस प्रकार से आगे प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ से प्रकाश की रेज को कैसे भेज रहे हैं। अपने हिसाब से बैलेंस करके प्रकाश की किरण को भेज देंगे, वो प्रकाश आगे 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 चला जाएगा। अब सर इसका यूज क्या है, औद्योगिक उपयोग क्या है? जब भी हम लोग ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक तंतु में प्रकाश को भेजते हैं, अब प्रकाश को ही नहीं, किसी भी तरंग को भेजें, किसी भी एनर्जी को भेजें, किसी भी वेव को भेजें, क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगर किसी और भी विद्युत चुम्बकीय तरंग को भेजना है तो इसी प्रकार से उसको क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। इसमें क्या है, हमारा 0%, कम से कम क्या होती है? एनर्जी लेस होती है। एनर्जी लेस का मतलब क्या है? यानी हमारा जो सिग्नल है वो पूरी तरीके से सेपरेट सिग्नल दूसरी जगह तक पहुंच जाता है आराम से। सर इसका यूज क्या है? जब तुम्हारे घर में बहुत पहले डिक्स आती थी, डिक्स लगी होती थी ना, डिक्स में वो क्या होता था, जो डिक्स वाला होता था वो तुम्हें कम से कम 6-7 या ऐसे फिक्स कुछ चैनल्स को तुम्हें दिखाता था। ऐसा तो है नहीं, उसका तो धंधा है। वो चाहे उसके पास तो बहुत सारे चैनल होते थे, 50 चैनल होते थे, लेकिन वो डेली फिक्स किया रहता था कि आज के दिन ये वाला चैनल लगाना है, आज के दिन ये वाला, ये 3 चैनल तुम्हारे घर में डेली चलेंगे। क्यों? किसी दिन मैच आता था तो फिर क्या करते थे लोग, फोन करके उसको बोलते थे कि तुम क्या कर दो, चैनल चेंज कर दो, हमारे घर में ये चलेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिकल फायर होती थी, जो ऑप्टिकल वायर होती थी, उसमें सिर्फ 6 या 7 ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक तंतु लगे होते थे उसके अंदर इस प्रकार से। अब वो एक बार में एक ऑप्टिकल तंतु में एक ही चैनल को भेज सकता है, दूसरे को नहीं भेज पाएगा। इसीलिए तुम्हारे घर में सिर्फ 6 या 7 चैनल चलते थे। ठीक है ना। अब कहोगे मोबाइल में सर हम वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं तुम्हारे पास पहुँच गया, तो हम लोग जब संचार पढ़ेंगे, हमारे 12th में चैप्टर भी है संचार, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे मॉड्यूलर सिग्नल होते हैं, कैसे हमारे सिग्नल चेंज हो जाते हैं प्रकाशिक सिग्नल से, किस प्रकार से वो अलग सिग्नल में चेंज होते हैं और एक टावर से दूसरे टावर में फिर तुम्हारे मोबाइल्स में कैसे दिखाई देती हैं हम चीज़ें, वो सब हम लोग समझेंगे जब हमारा चैप्टर होगा संचार। लेकिन आज तो हम लोग सिर्फ प्रकाशिक तंतु के बारे में जान रहे हैं। तो प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, श्रव्य या दृश्य तरंगों को इस प्रकार भेजा जाता है कि वहाँ पे जो घटना यूज हो रही है कौन सी हो रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रही है। तो लिख लो प्रकाशिक तंतु में क्या लिखोगे? प्रकाशिक तंतु में क्या लिखोगे? चित्र बना लेना, लिखना प्रकाशिक तंतु का निर्माण इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है कि तार के अंदर
कांच का पदार्थ भरा होता है, कांच का पदार्थ भरा होता है और उसके चारों ओर उसके किसके कांच से निम्न अपवर्तनांक वाला पदार्थ भरा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब प्रकाश कांच के अंदर प्रवेश करता है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, इस चित्र को बनाना, यहाँ पे लिखते हैं, तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आज भी हम लोग प्रकाशिक तंतु का कई जगह पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं लेंस और लेंस के प्रकार। लेंस क्या होता है, लेंस क्या है, दो गोलीय पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम या एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जिससे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जो युक्ति किसके ऊपर आधारित होती है, प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर आधारित होती है, और फिर क्या करती है, प्रतिबिंब को बनाती है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो क्या लिखना है, लेंस क्या है, लेंस एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जो दो गोलीय सतहों से घिरी होती है और प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करता है। अभिसारित या अपसारित करता है। लेंस क्या है, एक प्रकाशिक युक्ति है जो दो गोलीय सतहों से घिरी होती है और प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करता है। देखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है हमारा उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस, और एक होता है, ये पहला, और दूसरा होता है अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, इस प्रकार होता है, और अवतल लेंस क्या होता है, इस प्रकार होता है। उत्तल लेंस की अगर परिभाषा लिखोगे तो उत्तल लेंस की परिभाषा लिखोगे कि दो उत्तल सतहों से घिरा हुआ लेंस, और इसको लिखोगे तो इसकी दोनों सतहें कैसी हैं, अवतल हैं। तो ठीक क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अभिसारित नाम से। क्या, अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देना। तो ये क्या करता है,
अलग अलग प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे क्या कर देता है, मिला देता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभिसारी लेंस। क्लियर है। अब देखो एक बात समझो, अवतल लेंस में जब अवतल लेंस के प्रकार जो कि लेंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में तो सिर्फ क्या है, अवतल लेंस है, लेकिन उसके प्रकार देखो, उसके प्रकार कैसे समझोगे। ये जो लेंस है इसे हम लोग बोलते हैं अभियो उत्तल। क्या बोल देते हैं, अभियो उत्तल। क्यों, क्योंकि इसकी दोनों सतहें क्या हैं, उत्तल हैं। दूसरा इसे बोल देते हैं समतल उत्तल। क्या बोल देते हैं, समतल उत्तल। समतल उत्तल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, समतला उत्तल। समतला उत्तल। और एक और होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अवतला उत्तल। क्या बोल देते हैं, अवतला उत्तल। क्यों, अवतला उत्तल, समतला उत्तल और अभियो उत्तल। अब कहोगे कि सर इसमें भी उत्तल है, इसमें भी उत्तल है और इसमें भी उत्तल है। अभी इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे जब हम लोग अभी अवतल लेंस देख लेते हैं। अवतल लेंस के प्रकार देखो, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी जानते हैं, अपसारी लेंस। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, यानी अपसारित कर देता है, और ये इस प्रकार दिखता है। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपवर्तित। ये क्या है, इसका फोकस है। अभी इस सब के बारे में तो हम लोग जान लेंगे, लेकिन सिर्फ अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। जब अवतल लेंस के प्रकार देखोगे तो इस प्रकार होता है, ये इसके दोनों सतह कैसी हैं, अवतल हैं, तो इसे बोलेंगे अभिया अवतल, अभिया अवतल। एक इस प्रकार भी होता है, एक सतह समतल है तो इसे बोलेंगे समतला अवतल, समतला अवतल। और इस प्रकार भी देख लो, एक सतह कैसी होती है, उत्तल होती है, एक होती है अवतल। देखो, और इसे हम लोग बोलते हैं उत्तला अवतल, उत्तला अवतल। अब कहोगे सर कैसे, नाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 6 नाम हैं, एक अभिया उत्तल है, समतला उत्तल है, उत्तला अवतल है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए तुम्हें क्या दिमाग में देना है कि अभिया, समतल और उत्तल। ठीक है। अब जब उत्तल की बात की जाती है तो उत्तल में हमेशा क्या होता है कि दोनों छोरों में दोनों जो पृष्ठ होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखो, एक हमारा समतल था, समतल उत्तल था, वो भी कैसा था, इस प्रकार था। ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है, दोनों सतहें क्या हैं, ज्वाइंट हैं। और एक हमारा कैसा था, अवतला उत्तल था, इसमें भी क्या थी, दोनों सतहें क्या थी, ज्वाइंट थी। देख लेंगे कि ऊपर नीचे दोनों सतहें जब ज्वाइंट हैं तो वो क्या है, हमारा उत्तल लेंस के बारे में बात हो रही है। अब जब दोनों सतहें ज्वाइंट ना हो तो किसकी बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। बाद में अवतल आएगा। अगर एक सरफेस समतल है, दूसरा अवतल है और ऊपर ज्वाइंट नहीं हो रही है तो क्या बोल दोगे, समतलावतल बोल दोगे। ठीक है। और उत्तल है एक सतह, दूसरी समतल है, तो क्या बोल दोगे, समतला उत्तल बोल दोगे। ये क्या है, अभया अवतल है, दोनों अभय और दोनों उसकी क्या है, अभया उत्तल है। क्लियर है ना बात। तो हमारे लेंस के प्रकार क्या हैं, समाप्त हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय सतहों से अपवर्तन पढ़ेंगे, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। थ्योरी बेस्ड लेक्चर था। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, पेचीदा होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सब आया होगा, आसान रहती है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय।